द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स हिंदी। अरविंद अरोरा और प्रणेश जैन की द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स उन लोगों के लिए एक किताब है जो स्टार्टअप्स की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। छुपे हुए सत्य और अन्य रेलेवेंट डिटेल्स यहाँ बहुत ही साफ तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। बस तरकीबें सीखें और इस बढ़ती स्टार्टअप दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हो जाएं। स्टार्टअप्स की फैंसी दुनिया हम सभी को उत्साहित करती है और हम सभी इस सेक्टर के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपका इंतजार खत्म हुआ और अब इस बजिंग सेक्टर से जुड़ी सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी ताकि आप भी अपने हिसाब से अपनी योजना बना सकें। परिचय। आज आप द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स किताब के बारे में जानेंगे जिसे अरविंद अरोरा, जिनको हम सभी अदो सर के नाम से भी जानते हैं, और प्रणेश जैन ने लिखा है। वेलकम टू पिक पिक न्यूज बुक समरी। सब्सक्राइब नाउ प्लीज। असल जिंदगी के कहानियों और एक्सपर्ट इनसाइट के जरिए यह किताब स्टार्टअप संस्कृति के ग्लैमर के पीछे छिपे संघर्ष, स्ट्रगल्स, विफलता, फेलियर्स और नैतिक, एथिकल और अनएथिकल चीजों पर रोशनी डालती है। ये महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस संस्थापक, फाउंडर्स, निवेशक, इन्वेस्टर्स और कॉलेज के छात्र के लिए आंखें खोलने वाली एक किताब है जिसमें स्टार्टअप की दुनिया से सीखे गए महत्वपूर्ण लेंसेज को शेयर किया गया है। अगर आप उन लोगों में से एक है जिसने कभी न कभी स्टार्टअप के बारे में सोचा है या शुरू कर चुके हैं, तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अरविंद अरोरा एक मशहूर भारतीय शिक्षक, एक प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल मीडिया प्रभावकार इन्फ्लुएंसर हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनके 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन्हें आम तौर पर अदो सर के नाम से पहचाना जाता है। उन्हें शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में चित्रित, फीचर भी किया गया था और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल अदो मोटिवेशन के जरिए बहुत लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी हासिल की है, जिसके 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्रणेश जैन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। वह भारत में जाने माने वित्तीय डेटा विश्लेषक, फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट, स्टार्टअप फॉरेंसिक्स और उचित परिश्रम सलाहकार, डिलिजेंस एडवाइजर हैं। उन्होंने 500 से ज्यादा फंडेड स्टार्टअप्स के साथ काम किया और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम का बहुत ज्यादा अनुभव लिया है। वह वीसी फर्म्स में एंगल निवेशक और वेंचर पार्टनर हैं। इसके अलावा उन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम और वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन पर 200 से ज्यादा सेशंस दिए हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो कितना दमदार और उपयोगी है, लेकिन यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस किताब की सामग्री बहुत उपयोगी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस किताब को विस्तार से जरूर पढ़ें। यह किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इसके महत्वपूर्ण लेंसेज को 12 अध्यायों में व्याख्या किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में कंपनी के शेयर अलॉटमेंट में सावधानी। जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो कई लोग उसमें शामिल होने और उसकी ओनरशिप के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। एक स्टार्टअप संस्थापक शुरुआती दिनों में यह नहीं सोचता कि भविष्य में उसके व्यवसाय की कीमत कितनी बढ़ेगी या क्या हो सकती है। उनकी चाहत सिर्फ यही होती है कि अच्छे लोग उनके साथ जुड़े और इसी वजह से उनके लिए यह फैसला ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। यहाँ सिर्फ एक चीज जो कि ठीक करने की जरूरत है, वो है उन शेयर्स की ओनरशिप जो वे देना चाहते हैं। क्या वे इसकी कोई लिखित रिटर्न कमिटमेंट दे रहे हैं? और अगर नहीं, तो जब वह इंसान कंपनी से बाहर जाना चाहेगा तो उस समय क्या परिस्थिति, सिचुएशन सामने आएगी और वे इससे कैसे डील करेंगे? एक संस्थापक के लिए यह समझना जरूरी है कि स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में स्वामित्व, ओनरशिप पूरी तरह से संस्थापक और सहसंस्थापक के पास ही रहना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान को सहसंस्थापक बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो आपका करीबी दोस्त या सहकर्मी, कोलीग है, तो उनके साथ लिखित में अग्रीमेंट करना भी जरूरी है। कुछ समय पहले लेखक को एक फंडेड स्टार्टअप में एक अजीब सी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। एक संस्थापक ने इनफॉर्मल कमिटमेंट्स के आधार पर एक सहकर्मी को 2% इक्विटी शेयर दिए थे। इस सहकर्मी को साथ मिलकर काम करना था
और कंपनी के विकास में योगदान करना था। हालांकि महज 2 महीने के अंदर ही उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन जाना पड़ा। इस परिस्थिति में वर्बल कमिटमेंट्स के आधार पर 2% इक्विटी शेयर किसी ऐसे इंसान के पास चले गए जिसने कंपनी में कुछ भी योगदान नहीं दिया था। अब जब कंपनी की कीमत 7.5 करोड़ पहुंच गई तो उस शख्स के शेयर्स की कीमत 15 लाख हो गई। यह हैरानी की बात है कि कैसे एक गलती की वजह से ऐसे परिणाम हो सकते हैं। हालांकि संस्थापकों और कंपनी के पास लीगल ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या उनके पास ऐसे थका देने वाले प्रक्रिया के लिए जरूरी समय और पैसा है। इसलिए इसका ध्यान रखें। अध्याय 2, उचित समझ के बिना फंड रेज करना और गलत कीमत पर फंडिंग राउंड कंडक्ट करना। जब कोई स्टार्टअप फंड रेज करने का फैसला लेता है तो उन्हें अपने स्टार्टअप की वित्तीय परिस्थिति, बाजार की क्षमता, विकास और निवेशकों को इससे मिलने वाली कीमत की ठीक समझ होना जरूरी है। नए स्टार्टअप संस्थापकों के लिए इन मुद्दों के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि कैसे स्टार्टअप संस्थापक अपनी कंपनी की मूल्यांकन के बारे में अपनी शर्तों पर फैसला लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन ये भारत है मेरे दोस्त, यहाँ सब कुछ संभव है। यह कैसे होता है, यह समझने के लिए आइए स्टार्टअप मूल्यांकन गणना, वैल्यूएशन कैलकुलेशंस के तरीकों का पता लगाते हैं। किसी भी स्टार्टअप कंपनी का मूल्यांकन उसके भविष्य के कैश फ्लो के आधार पर रजिस्टर्ड वैल्यूज या मर्चेंट बैंकर्स के माध्यम से तय की जाती है। यहाँ एक स्टार्टअप संस्थापक कंपनी के अपेक्षित भविष्य को दिखाकर अनुदान फंड इकट्ठा करते हैं और इससे छोटे स्टार्टअप के लिए अनुदान इकट्ठा आसान हो जाता है। हालांकि उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि आज का समाधान कल उनके लिए एक संकट बन सकता है और वे भविष्य में होने वाले चुनौती से अनजान हैं। वर्तमान में आप देखेंगे कि प्री रेवेन्यू स्टेज यानी व्यवसाय स्टार्टअप के शुरुआती अवस्था स्टेज में भी यंग एंटरप्रेन्योर 10 से 20 करोड़ तक के मूल्यांकन पर अनुदान इकट्ठा कर रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर निवेशकों उन मूल्यांकन पर स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं तो क्या गलत है? छोटे स्टार्टअप में ऐसे लोगों का पैसा निवेश किया जा रहा है जिनके पास ठीक निवेशक मानसिकता नहीं है। आमतौर पर कुछ उपदेशक, मेंटोर्स या व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट्स की सलाह के कारण ये लोग स्टार्टअप्स में निवेश कर रहे हैं और यह बुरी बात नहीं है। यहाँ हमारा बिंदु पॉइंट स्टार्टअप संस्थापकों की तरफ है कि गलत मूल्यांकन पर अनुदान इकट्ठा करने के बाद भविष्य में आपके लिए कहाँ दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। अब इस परिस्थिति को हमें एक उदाहरण के जरिए समझने की जरूरत है। आइए एक स्टार्टअप संस्थापक के बारे में सोचें जो एक कंपनी बनाता है और इसके सिर्फ 20 दिन बाद 10 करोड़ की मूल्यांकन पर 20 लाख अनुदान लेता है। यह अनुदान उन्हें अपना उत्पाद विकसित करने में मदद करने के लिए है। लगभग 2 महीने के बाद उत्पाद तैयार होता है और कुल विकास लागत 15 लाख है। उन्होंने उत्पाद प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। वे मार्केटिंग और नई टीम बनाने पर काफी पैसे खर्च करते हैं। अब अगर सेल्स अच्छी है और सब कुछ ठीक चल रहा है तो वह कुछ समय में अनुमानित मूल्यांकन हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर सेल्स अच्छी नहीं हुई तो संस्थापक के लिए इतनी ज्यादा मूल्यांकन पर अनुदान इकट्ठा करना मुश्किल होगा। इस संदर्भ में या तो उसे मूल्यांकन कम करना होगा या अपनी व्यक्तिगत बचत पर्सनल सेविंग्स को व्यवसाय में लगाना होगा। बाद वाला विकल्प एक जोखिम भरा निर्णय हो सकता है क्योंकि यह सभी व्यक्तिगत बचत को खत्म कर सकता है और हो सकता है फिर भी मनचाहे परिणाम न मिले। अंत में भले ही वे किसी बैंक से अनसिक्योर्ड लोन लेने के बारे में सोचें, लेकिन इस स्थिति का ठीक से समाधान नहीं हो सकता। यह स्थिति हमें सिखाती है कि दिखावे में न फंसे और अपने स्टार्टअप के लिए सही मूल्यांकन पर निवेशकों से फंडरेज करना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर थोड़ी ज्यादा हिस्सेदारी, इक्विटी छोड़ने की भी जरूरत हो सकती है, लेकिन गलत मूल्यांकन के साथ शुरुआत करने से आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। संस्थापकों को अक्सर इसका एहसास तब होता है जब वे ऊंचे मूल्यांकन पर फंड रेज करते हैं और फिर अनुदान खर्च कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता को बहुत बाद में समझ पाते हैं। संस्थापकों के लिए यह समझना जरूरी है कि ऊंचे मूल्यांकन पर फंडरेज की अल्पकालिक संतुष्टि शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन, दीर्घकालिक चुनौतियां लॉन्ग टर्म चैलेंजेस
का कारण बन सकती है। अध्याय 3, एक लाभकारी व्यवसाय को छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना। हमारे देश में ऐसे कई युवा लोग हैं जो अमीर परिवार से आते हैं और उनकी परिवार बहुत लाभदायक व्यवसाय में लगी हुई है। आजकल ऐसा लगता है कि देश का हर दूसरा इंसान स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। जब वे कॉलेज जाते हैं तो उन्हें स्टार्टअप से जुड़ी बातों के बारे में भी सिखाया और प्रेरित किया जाता है। ऐसे में कोई भी इंसान पुराने तरीकों से पारिवारिक व्यवसाय को जारी रखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वहां उन्हें उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती जितनी वे अपने स्टार्टअप के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसलिए वे परिवार के लाभकारी व्यवसाय को छोड़कर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के जुनून के साथ कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेखक बताते हैं उन्होंने कई सफल स्टार्टअप देखे हैं जहां युवा लोगों ने स्टार्टअप की दुनिया में अपने परिवार के लाभकारी व्यवसाय की एक नई पहचान बनाई है। यह जरूरी है कि अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो पहले उसे स्टेबल बनाने पर ध्यान दें और फिर उसे प्रॉफिटेबल बनाएं। किसी स्टार्टअप को बड़ा करने की होड़ में स्थिरता, स्टेबिलिटी और लाभकारिता, प्रॉफिटेबिलिटी दोनों कारकों को न भूलें। कोई स्टार्टअप सिर्फ यूनिकॉर्न बन जाने से सफल नहीं हो जाता। यह असल में तब सफल होता है जब यह अपने आप में स्थिर और लाभकारी बन जाता है। जहां से आपका स्टार्टअप अपने आप से बड़ा हो सकता है, उस दिन से समझ लें कि आपके सभी फैसले सही होंगे, चाहे उनमें निवेशक अनुदान शामिल हो या बैंक लोन। अध्याय 4, काम करने के बजाय स्टार्टअप शुरू करने का फैसला लेना। जब भी हम काम शब्द सुनते हैं तो हम समाज के एक बड़े खंड सेगमेंट की कल्पना करते हैं जो सिर्फ इन काम से अपने पूरे परिवार को पालते हैं। आज भी ऐसे कई युवा लोग हैं जो किसी कंपनी में काम तो कर रहे हैं लेकिन स्टार्टअप शुरू करने के मौके भी लगातार ढूंढते रहते हैं। कुछ को मौका मिलता है और वे स्टार्टअप के लिए अपना काम छोड़ देते हैं। कुछ काम करते हुए भी अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं जब तक कि उन्हें भरोसा नहीं हो जाता कि उनका स्टार्टअप अच्छा चल रहा है। देश में लगभग ऐसे कई स्टार्टअप हैं जिनके संस्थापकों ने पहले काम की और फिर अपना स्टार्टअप शुरू किया। हालांकि ज्यादातर स्टार्टअप जो बंद हो गए हैं उनके संस्थापकों को काम पर लौटना पड़ा। ऐसे संस्थापक भी हैं जिन्होंने नए स्टार्टअप फिर से शुरू किए हैं और वे अभी भी स्टार्टअप की दुनिया में खुद को और अपने स्टार्टअप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी राय में दोनों विकल्प बुरे नहीं हैं। अगर आप फिलहाल काम कर रहे हैं और कुछ नया करने के लिए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो बेशक स्टार्टअप की दुनिया में सभी रास्ते आपके लिए खुले हैं। इसका उल्टा, अगर आप स्टार्टअप जीवन से निराश हो गए हैं और अपने स्टार्टअप की सफलता को लेकर तनाव में हैं, तो आप हमेशा काम पर लौट सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि कैसे समझें कि काम में बने रहना है या स्टार्टअप पर स्विच करना है या स्टार्टअप से काम पर वापस चले जाना है। इसके लिए आपको यह देखने की जरूरत होगी कि क्या आपका वर्तमान काम आपको जीवित रहने की अनुमति दे रहा है। यह फैसला खुद से लें और उसके अनुसार काम करें। अगर आप जानते हैं कि आपका उत्तरजीविता सर्वाइवल खतरे में है और फिर भी आप अपने स्टार्टअप की सफलता की उम्मीद में लगे रहते हैं तो मेरी राय में आप खुद को और अपने परिवार को मुश्किल में डाल रहे हैं। इसलिए नए स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आपकी आय और बचत अस्तित्व से ज्यादा या कम से कम उतनी होनी चाहिए। अध्याय 5, निवेशकों को संस्थापकों में बदलना। यह एक चक्रव्यूह की तरह है जिसमें कई स्टार्टअप संस्थापक अक्सर फंस जाते हैं। आपने नेशनल टीवी एक प्रसिद्ध चैनल में भी इस तरह के एपिसोड देखे होंगे जहां स्टार्टअप संस्थापकों ने निवेशकों को अपनी कंपनी में एक बड़ी हिस्सेदारी दी है, जिससे उन्होंने निवेशक को संस्थापक बना दिया, यानी कंपनी के अंदर सभी फैसले लेने का अधिकार दिया। आइए इसे करीब से समझते हैं। स्टार्टअप किसी भी संस्थापक के लिए एक उपलब्धि, अचीवमेंट है। सीधे शब्दों में कहें तो स्टार्टअप एक संस्थापक के संघर्ष की कहानी है जो उन्हें कर्मचारी नहीं बल्कि मालिक बनाती है। किसी भी स्टार्टअप में निवेशकों के अधिकार काफी सीमित हैं। हालांकि निवेशकों को स्टार्टअप्स में स्वामित्व अधिकार मिलते हैं, लेकिन कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस में उनकी कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि स्टार्टअप में संस्थापकों के पास व्यवसाय चलाने और बिना किसी रोक टोक के फैसला लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है। अगर आप अपने निवेशक को संस्थापक में बदल देते हैं तो यह कहीं न कहीं फैसला
फैसला लेने की आपकी आज़ादी को सीमित कर सकता है। यह भी संभव है कि जिस मुख्य उद्देश्य के लिए आपने स्टार्टअप शुरू किया था वह खो जाए और आप अपनी ही कंपनी में कर्मचारी बन जाएं। कुछ साल पहले मुंबई आईआईटी के 2 संस्थापकों ने एक इनोवेटिव हेल्थ केयर डिवाइस कंपनी शुरू की थी। उन्होंने तकनीकी और स्वास्थ्य वस्तुएं के संयोजन से एक अद्भुत उत्पाद बनाने के लिए बहुत मेहनत से काम किया। उन्होंने इस टूल को विकास करने के लिए केवल कुछ ही एंगल निवेशकों से फंडरेज किया था। उत्पाद तैयार होने के बाद कंपनी को उत्पाद के उत्पादन, प्रोडक्शन और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसों की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना अगला फंडिंग राउंड एक ऐसे निवेशक के साथ बंद किया जिसे कंपनी में इक्विटी दी गई और वह सहसंस्थापक बन गया। निवेशक वित्तीय बहुत अच्छी स्थिति में था। उसने उत्पाद को समझने में 6 महीने बिताए और इसकी मार्केट क्षमता को समझा। बाद में निवेशक अपनी टीम के लोगों को कंपनी में लाया जिन्होंने उत्पाद के उत्पादन में संस्थापक की मदद की और इस तरह संस्थापक के साथ रहकर अंदर की चीजों को समझा। 1 साल के अंदर ही निवेशक ने उत्पादन, वितरण और बाजार पर मजबूत पकड़ बना ली। इसके बाद निवेशक ने कंपनी के अंदर टकराव पैदा करना शुरू कर दिया और संस्थापकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे निवेशक ने कंपनी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और संस्थापकों पर इस हद तक दबाव डाला कि उनके पास अपने उत्तरजीविता के लिए कंपनी से इस्तीफा रिजाइन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 6, स्टार्टअप में गलत निवेशक से अनुदान लेना। स्टार्टअप में निवेशक एक एंगल की तरह होता है जो स्टार्टअप का पालन पोषण नर्चर करता है और उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है। हालांकि उस एंगल निवेशक की तलाश करना भी किसी बड़े चुनौती से कम नहीं है। जब आप किसी स्टार्टअप में हो तो यह समझना जरूरी है कि निवेश करना एक जोखिम भरा काम है। संभव है कि निवेश की गई रकम खराब हो जाए या हो सकता है कि वे 100 गुना लाभ कमा लें। हर स्टार्टअप संस्थापक इस तथ्य से जागरूक है कि हर स्टार्टअप हिट नहीं होगा। अगर आप किसी निवेशक को अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए मना रहे हैं तो आपके लिए उनकी मानसिकता को समझना जरूरी है। क्या उन्होंने पहले भी निवेश किया है? क्योंकि अगर उन्हें निवेश के जोखिम के बारे में पता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्हें निवेश करने की अच्छी समझ नहीं है तो इससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आपका स्टार्टअप उनकी अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशन के अनुसार लाभकारी परिणाम उत्पन्न करने में काबिल नहीं होगा तो कुछ समस्या पैदा हो सकती है। बहुत सारे स्टार्टअप और संस्थापक ऐसी ही परिस्थिति से गुजरे हैं जहां उन्होंने उन निवेशकों से निवेश ले ली जिनका निवेश मानसिकता इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं था। यही वजह थी कि बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार ये निवेशक सिर्फ अपना पैसा वापस पाने के खातिर संस्थापकों को काम नहीं करने देते। बहुत से निवेशक संस्थापक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं जिससे उनकी कार्यक्षमता में समस्या आती है और अंत में स्टार्टअप को बुरी तरह नुकसान उठाना पड़ता है। अध्याय 7, किसी स्टार्टअप में चल रहे नुकसान के बावजूद निवेश जारी रखना। देश के लगभग 80% यूनिकॉर्न स्टार्टअप अभी भी लाभ में नहीं हैं। यह स्टार्टअप इकोसिस्टम इस तरह से विकास हुआ है कि किसी स्टार्टअप की मूल्यांकन के लिए लाभप्रदता प्रॉफिटेबिलिटी एक जरूरत नहीं है जो संस्थापकों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करता है। किसी कंपनी की मूल्यांकन अलग अलग कारक पर निर्भर करती है। यहाँ तक कि जो स्टार्टअप शुरुआत से ही नुकसान में चल रहे हैं उन्हें भी उम्मीद है कि एक दिन वे अपने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न में बदल सकते हैं। इसी उम्मीद में चलते रहने से स्टार्टअप्स को दूसरे कारकों के साथ साथ अपनी मूल्यांकन बढ़ाते समय नुकसान उठाते रहना होगा। अब अगर अनुदान का प्रवाह चलता रहता है तो आप फंडिंग राउंड खेलते खेलते अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न में बदल सकते हैं। हालांकि अगर यूनिकॉर्न का स्टेटस हासिल करने से पहले या बाद में अनुदान खत्म हो जाती है तो आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प अपनी कंपनी के लिए बाय आउट करना है। दूसरा विकल्प अपनी कंपनी के लिए आईपीओ
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालना है। तीसरा विकल्प कंपनी को बंद करने का है। मजेदार बात यह है कि स्टार्टअप शुरू करने से लेकर यूनिकॉर्न बनने तक और यूनिकॉर्न बनने के बाद भी आपके लिए जोखिम की कोई कमी नहीं है। हालांकि इन सब के बीच आपको एक संस्थापक के रूप में कंपनी से अच्छी वेतन मिलती है, जो आपको उत्तरजीविता के तनाव से दूर रखती है। असली पैसा तब बनता है जब आपके रास्ते पहले विकल्प या दूसरे विकल्प के लिए खुलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि स्टार्टअप संस्थापक घाटे में स्टार्टअप चलाने का जोखिम क्यों उठाते हैं, इसलिए ताकि कंपनी ग्रो होने पर उन्हें शेयर्स से अच्छा लाभ हो। अध्याय 8 मुख्य उत्पाद और सेवाएं पर ध्यान केंद्रित करें। ज्यादातर स्टार्टअप को फंडिंग मिलने के बाद उनका ध्यान भटक जाता है और वे समझ नहीं पाते कि स्टार्टअप बनाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था। यह सब भूलकर वे अपनी कंपनी और उत्पाद सेवा को सिर्फ एक ब्रांड के रूप में बेचने की कोशिश करते हैं। इससे उनका ध्यान भटक जाता है। जब किसी स्टार्टअप के पास कई उत्पाद सेवा प्रोडक्ट सर्विस हो तो उन्हें मुख्य उत्पाद सेवा पर ध्यान देना चाहिए और उसकी गुणवत्ता में सुधार पर काम करना चाहिए, ताकि कोई दूसरा उत्पाद सेवा या ब्रांड बाजार में उसका मुकाबला न कर सके। यही वह चीज है जो आपके स्टार्टअप को बाजार में यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन (यूएसपी) देती है। कई औसत गुणवत्ता वाले उत्पाद सेवा के साथ बाजार में आने से बेहतर है कि एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद सेवा बनाया जाए। अध्याय 9 स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी चीजें। इसके लिए सबसे पहले आपको इन प्रक्रिया से गुजारना होगा। नंबर 1 विचार आइडिया। सबसे पहले आपके पास व्यवसाय के आइडियाज होना चाहिए। अपने स्टार्टअप की तैयारी करने और उस पर काम करने से पहले अपने विचार को पूरी तरह से मान्य वैलिडेट जरूर करें कि क्या सच में उसकी बाजार में मांग डिमांड है। इस तरह से जब आप किसी विचार पर काम करना शुरू करते हैं तो आप ज्यादा मजबूत बिजनेस मॉडल के साथ बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार होंगे। नंबर 2 योजना एवं क्रियान्वयन प्लानिंग एग्जीक्यूशन। इस स्तर पर आपको जरूरी कार्यों को करने की जिम्मेदारी सौंपनी होगी और इसी के साथ बाजार की मांग का ध्यान रखना होगा। अगर आपका उत्पाद विकास प्रोडक्ट डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं किया गया है तो आप अपने आप को जल्द ही स्टार्टअप की दौड़ से बाहर पाएंगे। आपको इसके बारे में उत्पाद का परीक्षण करना, प्रोडक्ट टेस्टिंग और बाजार की प्रतिक्रिया से पता चल जाएगा। नंबर 3 राजस्व उत्पत्ति रेवेन्यू जनरेशन। इस स्तर पर कंपनी की सेल्स स्ट्रैटेजी को बनाएं। ध्यान दें जितना ज्यादा हो सके उतने विभिन्न आय स्रोत बनाएं। नंबर 4 फंडिंग का दौर फंडिंग राउंड। स्टार्टअप के अलग अलग चरण में अलग अलग स्तर पर अनुदान ली जाती है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी के शुरुआती दिनों में एंगल निवेशक अनुदान देते हैं। राजस्व चरण रेवेन्यू फेज में कंपनी को सुपर एंगल या कुछ पारिवारिक कार्यालय वित्त पोषण मिल जाती है। जैसे ही कंपनी सफलतापूर्वक अपनी व्यापारिक यात्रा शुरू करती है और अच्छे आय के साथ आगे बढ़ती है। वेंचर कैपिटलिस्ट्स वीसी कंपनीज के उत्पाद बाजार के अनुसार और बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखते हुए अनुदान देने में दिलचस्पी दिखाती हैं। यूनिकॉर्न बनने की दिशा में यात्रा यहीं से शुरू होती है। नंबर 5 एग्जिट स्ट्रैटेजी। एक स्टार्टअप संस्थापक तब सफल नहीं होते जब उसे अनुदान मिल जाती है, बल्कि एक स्टार्टअप संस्थापक तब सफल होते हैं जब वह सही समय पर स्टार्टअप से बाहर निकलते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। स्टार्टअप संस्थापक के लिए अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी की प्लानिंग करना जरूरी है। एक ठीक से बनाई हुई एग्जिट स्ट्रैटेजी से न सिर्फ संस्थापक को फायदा होता है बल्कि निवेशकों को भी अच्छा परिणाम मिलता है। आमतौर पर स्टार्टअप में संस्थापक या निवेशकों के पास बाहर निकलने के लिए यह विकल्प होते हैं। एक्विजिशन स्टार्टअप को ऐसी बड़ी कंपनी को बेचना जो स्टार्टअप की तकनीक, उत्पाद और ग्राहक के आधार कस्टमर बेस में अच्छा लाभ देखती हो। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर्स को लिस्ट करके स्टार्टअप को पब्लिक करना। इससे निवेशकों को पब्लिक मार्केट में अपने शेयर बेचने की अनुमति मिलती है। मर्जर ज्यादा असरदार इफेक्टिव ढंग से तालमेल बनाने या पैमाना स्केल करने के लिए स्टार्टअप को किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करना। मैनेजमेंट बायआउट
एनबीओ स्टार्टअप को अपनी प्रबंधन टीम को बेचना, जिससे संस्थापक और कुछ कर्मचारी को नियंत्रण लेने की अनुमति मिलती है। लिक्विडेशन, व्यवसाय को बंद करना और उसके संपत्ति एसेट्स को बेचना। प्राइवेट इक्विटी बायआउट, स्टार्टअप को एक ऐसी प्राइवेट इक्विटी फर्म को बेचना जो इसकी मूल्यांकन बढ़ाना चाहती है और फिर इसे ज्यादा कीमत पर बेचना चाहती है। अध्याय 10, भारत में एक कंपनी को पंजीकृत रजिस्टर कैसे करें। भारत में एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपको कई स्टेजेस का अनुसरण फॉलो करना होगा और अलग अलग औपचारिकताओं फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। यहाँ इस प्रक्रिया का एक आसान सा अवलोकन ओवरव्यूज दिया गया है। यह तय करें कि आप किस तरह की कंपनी को पंजीकरण करना चाहते हैं। सामान्य विकल्प में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP आदि शामिल हैं। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र लें, निदेशक पहचान संख्या लें, नाम आरक्षण नेम रिजर्वेशन, अपनी कंपनी के लिए एक अद्वितीय नाम चुनें और MCA पोर्टल पर स्पाइस पार्ट A सेवा के माध्यम से नाम आरक्षण के लिए आवेदन करें। दस्तावेज का अनुबंध तैयार करें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA सहित आवश्यक दस्तावेज तैयार करें। ये दस्तावेज कंपनी के उद्देश्यों, नियमों और विनियमों की व्याख्या करते हैं। निगमन दस्तावेज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स भरें। एक बार नाम स्वीकृत हो जाने के बाद MCA पोर्टल पर स्पाइस इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी को शामिल करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा फॉर्म से MOA, AOA और अन्य आवश्यक फॉर्म सहित निगमन दस्तावेज भरें और पैसा जमा करें। कंपनी की अधिकृत पूंजी और अन्य कारकों के आधार पर आवश्यक स्टैंप शुल्क और अन्य निगमन शुल्क जमा करें। निगमन का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक बार जब MCA आपके आवेदन और दस्तावेजों को संसाधित कर लेता है तो आपको निगमन का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यह आपकी कंपनी के आधिकारिक पंजीकरण का प्रमाण है। पैन कार्ड लागू करें, एक बैंक खाता खोलें। अनुपालन कंप्लायंस और पंजीकरण के बाद विभिन्न कानूनी और नियामक आवश्यकताओं जैसे माल और सेवा कर GST पंजीकरण यदि लागू हो और किसी भी अन्य आवश्यक लाइसेंस या परमिट का अनुपालन सुनिश्चित करें। अध्याय 11, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स, निदेशक पहचान संख्या, दिन, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र DSC, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, एसोसिएशन के लेख AOA, पंजीकृत कार्यालय का प्रमाण, पहचान पत्र का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो, सहमति की घोषणा, फॉर्म DIR 2 और DIR 8, अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC, उपयोगिता बिल, पैन कार्ड, व्यवसाय प्रारंभ करने की घोषणा, फॉर्म INC 20। अब आप तय कर सकते हैं कि आप किस प्रकार की कंपनी का पंजीकरण कराना चाहते हैं। एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी। उनके अपने फायदे और नुकसान हैं जिनका विवरण इस पुस्तक में है। अध्याय 12, स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल। स्टार्टअप मॉडल कई तरह के होते हैं। लेखक ने इस किताब में 20 से ज्यादा बिजनेस मॉडल बताए हैं। हम यहाँ सिर्फ कुछ ही महत्वपूर्ण बिजनेस मॉडल को चर्चा करेंगे। नंबर 1, फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। फ्रीमियम, फ्री प्लस प्रीमियम। फ्रीमियम मॉडल में यूजर्स को किसी सॉफ्टवेयर, गेम या सर्विस की बेसिक सर्विसेज का मुफ्त में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है जिससे उन्हें जानने और अपने साथ जुड़ने के लिए उत्साहित किया जाता है। कुछ समय के बाद उपयोगकर्ता यूजर्स को अपग्रेड करने और अतिरिक्त या उन्नत विशेषताएं एडवांस्ड फीचर्स पाने के लिए पैसे जमा करने का विकल्प दिया जाता है। उदाहरण जीमेल, गूगल ड्राइव, iCloud एटसेट्रा। नंबर 2, सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल। सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल में कस्टमर्स को रेगुलर सब्सक्रिप्शन फीस के बदले रिकरिंग आधार पर उत्पाद या सेवा देना शामिल है। उम्मीद के मुताबिक और स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स उत्पन्न करने के अपने क्षमता के कारण इस मॉडल ने अलग अलग इंडस्ट्रीज में काफी लोकप्रियता पॉपुलैरिटी हासिल की है। उदाहरण Amazon प्राइम,
नेटफ्लिक्स एंड स्पॉटिफाई। नंबर 3, मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल। मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहां बायर और सेलर कनेक्ट कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस मॉडल में मार्केट प्लेस ऑपरेटर इन इंटरैक्शन को आरामदायक बनाता है और कमीशन, लिस्टिंग फीस या सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फी जैसे अलग अलग तरीकों से आय उत्पन्न करते हैं। उदाहरण फ्लिपकार्ट, स्नैपडील्स, अमेज़न। नंबर 4, एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल। एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जो अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इकट्ठा करके उन्हें कंबाइन और आसान तरीके से उपयोगकर्ताओं के सामने दिखता है। एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंच को अच्छी तरह एस्टैब्लिश करके कस्टमर की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने में मदद मिलती है। उदाहरण ओला टैक्सी, उबर, एयरबीएनबी, रैपिडो। नंबर 5, पे एज यू गो बिजनेस मॉडल। पे एज यू गो बिजनेस मॉडल, जिसे यूज बेस्ड या कंजम्पशन बेस्ड मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, इसमें ग्राहकों को उत्पादों के लिए भुगतान करना शामिल है। यह मॉडल उपयोगकर्ताओं, यूजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कराता है, जिससे उन्हें फिक्स्ड प्लान्स या कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कमिटेड होने के बजाय सिर्फ उनके उपयोग के लिए भुगतान करने की अनुमति मिलती है। उदाहरण अमेज़न वेब सर्विस, AWS। निष्कर्ष तो दोस्तों, यह द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स किताब की समरी है, जिसमें लेखक स्टार्टअप से संबंधित सभी चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करते हैं। इस पुस्तक में कुल 39 अध्याय हैं। हमने इसके सारांश में 12 अध्यायों को शामिल किया है। बाकी अध्यायों के लिए आपको इस किताब को विस्तार से पढ़ना चाहिए। इसमें आप यह भी जानेंगे कि स्टार्टअप फंड का उपयोग कैसे करें, यूनिकॉर्न स्टार्टअप और बड़े स्टार्टअप की वास्तविकता क्या है, स्टार्टअप में विषाक्त संस्कृति से कैसे बचें, स्टार्टअप संस्थापक आपकी निजी जिंदगी कैसे खराब करते हैं, अगर निवेशक अपना निवेश खो दें तो क्या करें। मैं प्रतिबद्धता से सदैव दूर रहूंगा। मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक बाकी सारी जानकारी आपकी किताब में मिल जाएगी। स्टार्टअप में रुचि रखने वालों के लिए यह एक संपूर्ण पुस्तक है। तो अभी इस किताब को विवरण में दिए गए लिंक से खरीदें और इसे विस्तार से समझने का प्रयास करें। इस किताब से आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स किताब की समीक्षा। अरविंद अरोरा और प्रनेश जैन आपको इस ग्लैमरस स्टार्टअप सेक्टर की इनसाइट्स और इंटरनल बात बताते हैं। किसी कंपनी को कैसे रजिस्टर किया जाए, इसके डिटेल्स से लेकर इसे आगे फंडिंग कैसे किया जाए ताकि यह एक यूनिकॉर्न बन सके। इन दोनों लेखकों ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इस किताब के पाठकों को अंदर और बाहर की सभी बातें पता चले। यह किताब अपने पाठकों के लिए स्टार्टअप जगत के अधिकांश छिपे रहस्यों को उजागर करती है और मिनट डिटेल्स को समझने में बहुत प्रभावी है। हालांकि किताब में एक स्पेसिफिक क्षेत्र है जो कई पाठकों के लिए रुचि का विषय नहीं हो सकता है, लेकिन जो इस स्टार्टअप कल्चर में घुसना चाहते हैं या समझना चाहते हैं उसके लिए यह किताब सोने की खान साबित होगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर अपडेट। Like, share, subscribe for more video. Pick News Book. Subscribe now.